Hello friends, welcome to Download. Today we are going to discuss part 17 Constitutional Law 1000 MCQs. So चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 481 से. इन एमरजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव एक्शन, एमरजेंसी में जो असंवैधानिक एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होता है, कैन बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कैन बी चैलेंज ओनली इन अ सुप्रीम कोर्ट, कैन बी चैलेंज ओनली इन हाई कोर्ट और नन ऑफ द एबव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. देखिए, जो असंवैधानिक तत्व होगा या एग्जीक्यूटिव एक्शन जब लिया जाएगा इमरजेंसी के टाइम में, वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, याद रखिएगा. नेक्स्ट वन, अंडर आर्टिकल 356 अ प्रोक्लेमेशन मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, 6 मंथ, 3rd मंथ, 3 महीने तक का. क्या होगा अंडर आर्टिकल 356? क्या बात करता है? ये बात करता है स्टेट इमरजेंसी का, स्टेट इमरजेंसी. और नेशनल इमरजेंसी 352 और फाइनेंशियल 360, याद रखिएगा. सो 356 बात करता है प्रोविजंस इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट. तो यहाँ पे बात किया गया है कि 356 के अंदर जो घोषणा होता है, प्रोक्लेमेशन होता है, औपचारिक घोषणा होता है, मस्ट बी पास्ड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन, ये हो जाएगा 2 महीने यानी 2 मंथ्स, याद रखिएगा. कम टू नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ आर्टिकल 356 इज, मैक्सिमम पीरियड ऑफ आर्टिकल 356 इज 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. अब जैसे कि 356 का क्लॉज 4 अगर आप पढ़ते हैं तो क्लॉज 4 में ही सबसे नीचे में लिखा हुआ कि ये पीरियड 6 मंथ से आगे तक 3 years तक जा सकता है, जो मैक्सिमम पीरियड है इसका प्रोक्लेमेशन का. तो ये हो जाएगा 3 years लगाइएगा इसमें, 483. कम टू नेक्स्ट वन, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएट इन द, अब अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहाँ पर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा आर्टिकल 368 में दिया गया है. सो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएट इन द लोकसभा, राज्यसभा, इधर ए और बी, नन ऑफ द एबव. कौन होगा सही? इधर ए और बी. अमेंडमेंट का प्रोसीजर इधर ए और बी दोनों होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज अ क्रिएशन ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, नन ऑफ द एबव. 24th अमेंडमेंट एक्ट, पार्लियामेंट और जुडिशरी, क्या हो जाएगा? तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्या है, ये बात करता है, ये जुडिशरी, मतलब ये क्रिएशन ऑफ जुडिशरी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, समझ गए? ये हो जाएगा जुडिशरी. द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, बोथ ए एंड बी. सो बेसिक फीचर पूछ रहा हो तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा, देखिए जुडिशियल रिव्यू तो है ही है, जुडिशरी तो रिव्यू करेगी. कोई भी अगर लॉ पास हो रहा है पार्लियामेंट से और पास होने के बाद अगर वो उसको जुडिशरी इसलिए रिव्यू करेगी क्योंकि जुडिशरी ये देखती है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है फंडामेंटल राइट से. अगर फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है, जैसे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 वो चेक करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, जहाँ पे जुडिशरी रिव्यू करती है और चेक करती है कि कहीं कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू भी हो गया. और डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी की भी बात करता है, तो बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, याद रखिएगा. तो ए और बी दोनों हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन, the directive principles can be amended only under certain circumstances, cannot be amended all of the above. क्या हो जाएगा आंसर? So the directive principle can be amended only under certain circumstances. कुछ circumstances में amended किया जा सकता है. Okay. Preamble of the constitution is amendable, true, false, subject to the basic features, all of the above. क्या हो जाएगा? Preamble of the constitution is amendable subject to the basic features, subject to the basic features. अब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जैसे केशवानंद भारती वाले केस में हुआ था कि अब सबसे आखिरी वाला वो केस था, क्योंकि आगे जो शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद और बाकी उसके बाद वाले जो केस था, तो केशवानंद भारती में कहा गया था प्रीएम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक ढांचा जो होता है उसको बदला नहीं जा सकता है. Preamble is the basic structure of constitution and it cannot be amended under article 368. 368 में आपके पास पावर है कि आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा को, लेकिन वो आप बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो प्रीएम्बल, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते. ओके, तो ये जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल सब्जेक्ट टू द बेसिक फीचर्स,
जब बेसिक फीचर का यहाँ पे बात होता है, कम टू नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्स लॉसी? क्या होता है लेक्स लॉसी? लॉ ऑफ लैंड होता है, बताइए। बेसिक फीचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्स लॉसी? लॉ ऑफ लैंड हो जाएगा। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी चीज़ें ली गई है। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान जब बन रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय बहुत सारी चीज़ें 1935 से भी ली गई है। सो व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? बताइए। ये हो जाएगा कि फेडरेशन वॉज सजेस्टेड, a federation was suggested, unitary form of government was recommended, complete independence was granted, none, ये फेडरेशन was suggested, ये लगाइएगा। the British considered the demand for partition of India under cabinet mission plan, Mountbatten plan 1947, Cripps mission plan, none of them। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें ये बताइए कि ये जो ब्रिटिश कंसीड किए थे, जो डिमांड था पटिशन का अंडर, मतलब कौन सा प्लान के तहत, बताइए। ये माउंटबेटन प्लान था, याद रखिएगा। माउंटबेटन नाम से ही पता चल रहा है, तो माउंटबेटन प्लान था 1947, याद रखिएगा। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, द एक्ट इन विच फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैट्यूटरी रूल्स वर framed to separate provincial subject from the central subjects was the Indian Council Act 1909। ओके, इसका आंसर हो जाएगा द एक्ट इन विच फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैट्यूटरी रूल्स वर फ्रेम्ड टू सेपरेट provincial subjects for the central subject was the Indian Council Act 1909, याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज द फर्स्ट टाइम स्टैट्यूटरी रूल्स था जो कि फ्रेम्ड किया गया था टू सेपरेट प्रोविंशियल सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंट्रल सब्जेक्ट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट को दोनों को अलग कर दिया था। ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट को अलग कर दिया था फर्स्ट टाइम, कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। कम टू नेक्स्ट वन, अब आगे बात करता है द सोलेमन रेजोल्यूशन इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन द नेम ऑफ। देखिए, ये जो सोलेमन रेजोल्यूशन है, सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू द सॉवरेन सोशलिस्ट, जो भी है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, पता है वो डायरेक्टली रेफर करता है पीपल ऑफ इंडिया को। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेजेस दैट, क्या एनविसेज करता है? इट शैल स्टैंड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती में देखिए, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 एज आई सेड बिफोर। सो इसको लगाइएगा, इट शैल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी प्रीएम्बल का बात करेगा, ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको अमेंड नहीं कर सकते आप। 368 के अंदर हर चीज़ अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसके बारे में जुडिशरी ने भी बताया है कि टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जुडिशरी के पास उसका राइट दिया गया उसमें, क्योंकि आपने पढ़ा होगा शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, उसके बाद केशवानंदा भारती में भी क्लियर कर दिया था। उसमें इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था इंडिया में। सो वो बहुत लंबा केस है। और आते हैं नेक्स्ट में। सो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज गारंटीड बाय फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बात किया गया है इसमें कि जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज गारंटीड बाय द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, देखिए ये आइडिया जो इंसरीन किया गया है ना, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। देखिए यहाँ प्रीएम्बल का बात यहाँ कर रहा है, जो भी जस्टिस है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो कि बात किया गया है इंसरीन्ड अंडर द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। कम टू नेक्स्ट वन, इज द प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है प्रीएम्बल? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बताइए। या इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लगाइएगा, ए लगाइएगा इसका आंसर। सो अंडर आर्टिकल 368, नेक्स्ट वन, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दीज आर
आर्टिकल 368 बात करता है क्या? आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट प्रोसीजर का, कि अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। ओके, अब पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दीज आर इंश्रीन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, ट्रांसेंडेंटल राइट्स, जो भी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? As a part of the basic structure, and the basic structure cannot be amended under Article 368, as I said before, okay, or essential framework of the Constitution. So, under Article 368, Parliament has no power to repeal fundamental rights. अभी इसके लिए ये नहीं है, देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या है। अब यहाँ पे तो ये बताया गया कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के बारे में बात किया है, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि पार्ट थर्ड के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बदला जा सकता है। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो जुडिशरी बोलती है कि हम समय दर समय बताते रहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आप पढ़ लीजिएगा इसको, केशवानंद भारती में भी इसकी जिक्र की गई थी। सो द फंडामेंटल राइट्स secured to the individual are limited to the state action only, mean to protect persons against the conduct of private persons, mean to protect persons against the police action, none of the above। क्या हो जाएगा? 498 में the fundamental rights secured to the individual are limited to the state action only। ये फंडामेंटल राइट जो सिक्योर टू द स्टेट है वो लिमिटेड एक्शन है, लिमिटेड टू द स्टेट एक्शन ओनली। ओके, द लॉ स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकम्स द लॉ ऑफ लैंड अंडर आर्टिकल 141 में है ना, कि जो लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है वो लॉ ऑफ लैंड मान लिया जाता है। यानी कि जो स्टेट किया जाता है, कुछ भी लॉ पास होता है, कुछ भी चीज़ पे इंटरप्रिटेशन करता है सुप्रीम कोर्ट, तो वो पूरा कंट्री पे एप्लीकेबल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा 141। कम टू नेक्स्ट वन। The word armed rebellion has been substituted in place of internal disturbance under Article 352 by which amendment? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी का, यहाँ पे क्या है कि ये कौन से अमेंडमेंट के तहत जो आर्म रेबेलियन था, आर्म रेबेलियन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस से। ओके, आर्म रेबेलियन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे आर्म रेबेलियन कर दिया गया। तो इन लाइक यहाँ पे क्या हो गया, ये था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ईयर याद रखिएगा, शायद 78 ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इसका 44th हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन। द फंडामेंटल राइट्स हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हैव नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि पास्ट पे भी ये लागू होगा। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स हैव no retrospective effect under article 13 clause 1 and 13 clause 2, 13 clause 3b। okay, come to next one। any person under article 14 denotes, any person क्या डिनोट करता है? आर्टिकल जो 14 है उसमें any person क्या डिनोट करता है बताइए? सो एनी पर्सन डिनोट करता है एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बोथ सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स, नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन। ये वाला ए लगा लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन द यूनियन लिस्ट, ये में बोल रहा है। बी में क्या बोल रहा है? बी में बोल रहा है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स बोथ हैव पावर टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, अब सी में क्या बोल रहा है? इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन अ सब्जेक्ट गिवन इन द यूनियन लिस्ट। देखिए, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, सही है। देखिए हर चीज के बारे में, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात कर दिया। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर्स इन यूनियन लिस्ट, सही बात बताया। ये भी सही बात बताया कॉन्करेंट वाला, लेकिन ये गलत है। इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो राज्यों में जो
कानून बनाने की जो पावर राज्यों को जो दी गई है, वो कानून बनाने की पावर यानी कि वो जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट दिया उस पर तो नहीं बना सकती है वो। और ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि इन अ सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन अ सब्जेक्ट गिवन इन यूनियन लिस्ट, बिकॉज यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिया गया है वो लिस्ट केवल एप्लीकेबल होगा यूनियन के लिए। वहाँ पे यूनियन में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, पार्लियामेंट में कानून बन सकता है उसके लिए, समझ गए। तो इसका हो जाएगा सी। यहाँ पे कोई राजमंडल में, वहाँ पे राज्य में, मतलब वहाँ पे कोई कानून नहीं बन सकता है, वो नहीं बना सकता है इसमें यूनियन लिस्ट में। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन, दैट द पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर वॉज लेड डाउन इन आर्टिकल 360 बाई। कौन सा अमेंडमेंट यहाँ पे बात करता है कि दैट कि पावर जो है भारतीय पार्लियामेंट का जो कि अमेंड करने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, सो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है वाज लेड डाउन इन आर्टिकल 368 में है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट के तहत आया था? ये था अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976। ओके, कम टू नेक्स्ट वन, on proclamation of emergency under article 352 clause 1, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन आर्टिकल 19, मतलब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो भी है उसमें, ओके, बिकम ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 358। क्योंकि 358 की अगर बात करें तो 358 में बात करता है सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लागू होता है तो जो अनुच्छेद 19 है संविधान का, यानी कि आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सस्पेंडेड, वट एवर प्रोविजन इज गिवन इन आर्टिकल 19, जो भी मेंशन है वो सस्पेंड हो जाते हैं। सो ओके, एडिशनली द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर अंडर आर्टिकल 359, क्योंकि 359 क्या बात करता है? 359 बात करता है सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी। पार्ट 3 के थर्ड यानी फंडामेंटल राइट्स की वो हो जाती है, यानी कि सस्पेंशन हो जाती है उस समय, क्योंकि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाता है। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि सस्पेंडेड हो जाता है। सो द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 एज मे बी स्पेसिफाइड इन हिज ऑर्डर। देखिए आर्टिकल 20, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 क्लॉज 1 द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन आर्टिकल 19 बिकम्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 358। ओके, एडिशनली द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर अंडर आर्टिकल 359(1) सस्पेंडेड। अब आर्टिकल 359 में बताया गया कि प्रेसिडेंट उसको इन्फोर्स कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ये है कि इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल और एनी फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 बात करता है, और आर्टिकल 20 जानते ही हो आप। सो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। कम टू नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 होगा ना, बताइए। हाँ 17 हो जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन, राइट टू वर्क इन इंडिया इज फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट फंडामेंटल राइट बट इट कैन बी क्लेम्ड आफ्टर एम्प्लॉयमेंट ऑल। क्या हो जाएगा? राइट टू वर्क डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या फंडामेंटल राइट है? ये हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कम टू नेक्स्ट वन, आर्टिकल 90 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, A, B, C, D. Okay. Move freely throughout the territory of India. This right is subject to reasonable restriction for a certain and specific purposes. देखिए reasonable restriction तो सबका है, बताया गया है। आप 19 क्लॉज 1 का सारे देखिए, फिर 19 क्लॉज 2 से स्टार्ट हो जाता है, 3 वगैरह सारा वो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, तो ये हो जाएगा रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही। कम टू नेक्स्ट वन, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कंटेन इन आर्टिकल, क्या कौन सा आर्टिकल में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है? 22 में, बताइए। हाँ 22 में ही। कम टू नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन इनमें से सही है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, नो। गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सही है, केवल यही सही है, तो यही सही होगा। 510 का बी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।